अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि आदमी की पहचान उसके धन या पद से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर तो कुबेर की संपदा भी रोती है। तो यहाँ पे हम भी जान लेते हैं कि आज के जो हमारे नेताज हैं वो कितने मन से काम करते हैं या धन से काम रखते हैं। और भी हम यहाँ पे जानेंगे कि किस तरीके से क्रिमिनल्स तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो 2004 का जो लोकसभा इलेक्शन था, इसमें जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स थे, इसमें से 24% कैंडिडेट ऐसे थे जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे। और फिर अगर हम 2009 लोकसभा इलेक्शन की बात करें, इसमें जितने भी विनिंग कैंडिडेट्स थे उसमें से 30% कैंडिडेट्स जो लोकसभा में जाके बैठे वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे। मतलब यहाँ पे 6% क्रिमिनल्स का वृद्धि हो गया जो लोकसभा में जाके बैठे। अब 2014 का लोकसभा इलेक्शन का अगर हम बात करें, जिसमें बीजेपी एक बड़ा नाम बन के उभरा था, उसमें ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 34%। मतलब यहाँ पे 4% की वृद्धि हो रही है किसकी? क्रिमिनल्स की, जो जाके लोकसभा में बैठे। ठीक है, अब अगर हम लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करें, 2019 लोकसभा की इलेक्शन की बात करें, तो इस इलेक्शन में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 43%। मतलब अभी जो लोकसभा इलेक्शन में जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं उसमें से 43% कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और एक शॉकिंग बात ये है कि इस 43% कैंडिडेट में 29% कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। कहने का मतलब रेप, मर्डर, किडनैपिंग, इस तरीके के घिनौने काम में इन्वॉल्व हैं। और ये सारे कैंडिडेट्स कहाँ पे बैठे हुए हैं? लोकसभा में अभी भी बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का लास्ट जनरल इलेक्शन हुआ था 2019 में। अब जो इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्शन जो होगा वो होगा 2024 में। तो मतलब अभी भी वो सारे क्रिमिनल्स लोकसभा में बैठे हुए हैं। अब 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिला था। कितना सीट मिला था? तो 303 सीट मिला था। अब ये 303 सीट में से 116 सीट, जो कि हो जाता है 39%, ये सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। और ये 116 कैंडिडेट अभी भी लोकसभा में बैठे हुए हैं जो कि बीजेपी के तरफ से हैं। ठीक है, और अगर हम लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का अगर हम बात करें, जो कि कांग्रेस था, इसको मिला था 52 सीट्स। अब ये 52 सीट में से 29 सीट, जो कि हो जाता है 56%, ये सारे क्रिमिनल्स के सीट्स हैं। मतलब 29 कैंडिडेट जो कांग्रेस के तरफ से हैं वो सारे क्रिमिनल्स हैं और वो सारे लोकसभा में अभी भी जाके बैठे हुए हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंकड़ा कितना तेजी से बढ़ रहा है, क्रिमिनल्स कितना तेजी से इंडियन पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। पहले 2004 में 24%, फिर 30%, फिर 34%, फिर 43%, और अगर इसी तरीके से चलता रहा ना तो 2024 के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा ये आंकड़ा बढ़ के हो जाएगा 50%। और 50% कहने का मतलब अब लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ सीट में से आधा सीट, जो कि 50% सीट ऑक्युपाई किया जाएगा क्रिमिनल्स के द्वारा। ठीक है, और ये क्रिमिनल्स इंडिया के कानून व्यवस्था को बनाएंगे और ये क्रिमिनल्स डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए क्या सही है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्रिमिनल्स क्यों जीत रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोग इन्हें अपना लीडर क्यों चुन रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी MPs हो गए या फिर MLAs हो गए, इनके जीतने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब ये कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इन रिलेटिव टू जो साफ सुथरा कैंडिडेट होते हैं जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। और अगर थोड़ा इलेबोरेट करके अगर हम बात करें तो अभी अभी हमारे देश के 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। अब इन 5 राज्यों में से पंजाब को छोड़ के बाकी 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार लगभग बन गई है या बनने वाली है। और पंजाब में आपकी सरकार बनने वाली है। आपकी नहीं, आप, AAP, आम आदमी पार्टी जी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है। तो हम यहाँ पे सबसे चहीते स्टेट या बोल लीजिए, या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट, या फिर ऐसा स्टेट जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरता है, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, और वो कौन सा स्टेट है? तो हम यहाँ पे यूपी का बात कर रहे हैं। अब यूपी इलेक्शन में टोटल विनिंग कैंडिडेट जो रहे वो थे 403। अब 403 इसका मतलब 403 इस स्टेट में सीट है। ठीक है, तो अब 403 सीट में से बीजेपी को मिलता है 255, और ये मेजोरिटी सीट इनको मिलता है। यही सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। ठीक है, मतलब योगी जी की फिर सरकार बनने वाली है। और अगर हम सबसे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का अगर हम बात करें तो वो समाजवादी पार्टी उभर के आई है, जिनको मिला है 111 सीट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रिमिनल्स का बात कर लेते हैं कि कितने क्रिमिनल्स यहाँ पे जीत के आए हुए हैं, और अब ये जाके यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा में जाके बैठेंगे। ठीक है, अब ये 403 विनिंग कैंडिडेट में से
205 विनिंग कैंडिडेट जो कि हो जाता है 51%, वो सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। कहने का मतलब कि 403 सीट में से 51%, मतलब आधा से भी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे जीत के आए हुए हैं जो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, और वो अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाके बैठेंगे। ठीक है, और इसी आंकड़ा को अगर हम 2017 से कंपेयर करें तो ये था 143, जो कि था 36%। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आंकड़ा कितना तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आने वाला 3 या 4 इलेक्शन में ये जो आंकड़ा है ये चला जाएगा 100%, मतलब पूरे के पूरे विधानसभा में क्रिमिनल्स बैठे हुए आपको मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पे सीरियस क्रिमिनल केसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस 51% में से 39%, जो कि हो जाता है 158 विनिंग कैंडिडेट, वो सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मतलब रेपिस्ट हो गए, मर्डरर हो गए, किडनैपिस्ट, ये सब सारे यूपी के इलेक्शन जीत के आए हुए हैं, और ये फिर जाके यूपी के विधानसभा में बैठेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि यूपी के जनता के लिए क्या सही है क्या गलत है। वाह। और इसी को अगर हम 2017 से कंपेयर करें तो उस टाइम 107 था, जो कि होता है 26%, और ये बढ़ के हो गया अब 39%। मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा देश का भविष्य कितना उज्जवल है। आप इस आंकड़े से ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 पार्टीज का बारे में बात करेंगे, एक रूलिंग पार्टी और एक लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के बारे में हम बात करेंगे कि इन दोनों पार्टीज में से कितने क्रिमिनल्स जीत के आए हुए हैं, मतलब इन पार्टीज में कितने क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम बीजेपी की बात करें, इनको कितना मिला सीट, 255 सीट मिला। ठीक है, अब इस 255 सीट में से 111 सीट, जो कि हो जाता है 44%, वो क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, और दूसरी तरफ 90 सीट, 90 कैंडिडेट, जो कि हो जाता है 35%, वो सीरियस क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। रेपिस्ट लोग, मर्डरर लोग, किडनैपिस्ट लोग, ये सारे अब आपको बैठे हुए मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के असेंबली में। और दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनको टोटल सीट मिला 111, और इस 111 सीट में से 71 सीट, जो कि हो जाता है 64%, वो सारे क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं। और अगर हम सीरियस क्रिमिनल केसेस का अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 48 सीट, जो कि हो जाता है 43%। और अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिल रहा है कि क्रिमिनल्स कितना तेजी से अपना जगह इंडियन पॉलिटिक्स में बना रहे हैं, और ये देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर रेपिस्ट, मर्डरर ये अगर डिसाइड करेंगे इंडिया के फ्यूचर के बारे में तो आप समझ सकते हैं कि इनका डिसीजन क्या होगा। अब हम थोड़ा करोड़पतीज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी का जो इलेक्शन हुआ है उसमें 403 सीट्स है। अब इस 403 कैंडिडेट में 366 कैंडिडेट, जो कि हो जाता है 91% लोग करोड़पति हैं बाबू, करोड़पति। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? बताते हैं, रुकिए। 2017 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे टोटल सीट था उस टाइम 402, इसमें से 322, जो कि था 80%, वो सारे करोड़पतिज थे। मतलब पैसा भी इनके पास बढ़ रहा है, लेकिन पैसा किनके पास बढ़ रहा है? जो पहले से अमीर थे, जो जिनके पास पहले से पैसा था, उन्हीं के पास और पैसा आ रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है आपको अपने रैली में बुलवा लेंगे और आपसे अपना काम निकलवा लेंगे। बदले में आपको 200-400 रुपया, या फिर आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा देंगे, या फिर तो आपको एक खंभा दे देंगे, और इससे आप खुश हो जाइएगा। और यही नेता जब जीत जाते हैं ना, तब ये आप पे हंसते हैं। फर्क यहाँ पे ये है ना कि हमें ये हंसी नहीं दिखाई देती है। और ये सारा कुछ देने के बावजूद भी इनका करोड़पति का जो स्टेटस है ना, वो कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा ये इन्वेस्ट करेंगे ना, उससे ज़्यादा जीतने के बाद इनके पास रिटर्न आ जाएगा। इसलिए इलेक्शन में ये कंप्रोमाइज नहीं करते हैं पैसा खर्चा करने में। तो इन आंकड़ों से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा देश किस राह में जा रहा है। क्रिमिनल्स इंडियन पॉलिटिक्स में बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन इनको ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बदलना हमें पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों में जो ताकत होती है ना, वो और किसी में नहीं होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अवेयर करना पड़ेगा। हमें खुद भी अवेयर होना पड़ेगा और दूसरों को भी अवेयर करना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर किसी को चूज़ कर रहे हैं तो वो समझदार है कि नहीं, वो कोई डिसीज़न लेने में सक्षम है कि नहीं।
वो कैसा बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, वो अगर रेपिस्ट होगा, वो अगर मर्डरर होगा तो वो कैसा डिसीजन लेगा, वो आप भी समझ रहे हैं। तो जब भी आप वोट देने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप उसके बारे में जान लें, उस कैंडिडेट के बारे में जान लें। इससे क्या होगा, इससे आपको उस कैंडिडेट का नीयत का पता चलेगा, फितरत का पता चलेगा। अगर उसमें कोई एजुकेटेड पर्सन है तो आप उसे वोट कीजिए, वो चीजों को ज्यादा समझेगा, rather than इलेक्टिंग एनी कैंडिडेट विद अ क्रिमिनल बैकग्राउंड। क्योंकि उनको सिर्फ अपने पैसों से, अपने पावर से मतलब होता है, लोगों से नहीं। यहाँ पे हम करोड़पति का बात किए, आपको पता है हम यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इसमें से सबसे अमीर एमएलए जो बना है ना इस बार, उसका संपत्ति है 150 करोड़ से भी ज़्यादा। और एवरेज करोड़पति का अगर बात करें तो इसमें से हर एक कैंडिडेट के पास 8 करोड़ से ज़्यादा रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन कैंडिडेट्स का इंटेंशन क्या होता है, खुद का जेब भरना या दूसरे का मदद करना, मन से काम करना या धन से काम रखना। और अब हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में यही लोग जगह लेने वाले हैं अगर हम बदलेंगे नहीं। ऐसा आपने भी सुना होगा कि जितना जांच पड़ताल हम एक 10,000 की फ़ोन लेने में करते हैं ना, उससे बहुत कम हम अपने कैंडिडेट के बारे में जानते हैं। जांच पड़ताल अपने कैंडिडेट का कीजिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। और अगर आप एक सही व्यक्ति को चुनिएगा तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा। नाउ चॉइस इज आवर्स, हमें भी बदलना होगा और इन्हें भी बदलना होगा। धन्यवाद, जय हिंद।